नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो नोएडा की फैक्ट्रियों में मजदूरों का गुस्सा तो था ही, लेकिन ये हिंसा कहीं और से प्लान की गई थी। मुख्य आरोपी रुपेश राय के मोबाइल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप चैट से ब्रेन वॉश का पूरा पैटर्न का खुलासा हुआ है। सेक्टर 39 पुलिस ने रुपेश को दबोच लिया है और उसके फोन में 17 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं, इन्वेस्टिगेटिंग मैसेजेस मिले हैं, अप्रैल से चल रही मीटिंग्स का प्लान मिला है। सब कुछ खुलासा हो गया है। मजदूर बिगुल दस्ता का लीडर रुपेश बाहर से लोगों को भड़का रहे थे, क्यूआर कोड से ग्रुप्स ज्वाइन करवा रहा था और फैक्ट्रियों को बंद करवाने की साजिश रच रहा था। अब यूपी पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। बाहर के एलिमेंट्स, अर्बन नक्सल लिंक और यहां तक कि अब अब्रॉड से करेक्शन तक सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के भी लिंक इसमें मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त ऑर्डर है, कोई भी नहीं बचेगा और बचना भी नहीं चाहिए। नोएडा हिंसा का खेल का मोबाइल से बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। नोएडा हिंसा का खेल का मोबाइल से खुलासा। नोएडा के सेक्टर 62, 65, 57 की फैक्ट्रियां जहां मजदूर सैलरी हाइक और बेहतर वर्किंग कंडीशंस की मांग कर रहे थे, अचानक हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी, आगजनी, गाड़ियां जलाई गई, ट्रैफिक ठप किए गए, पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। लेकिन पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि कोई स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था, यह सुनियोजित साजिश थी। और उस साजिश का मास्टरमाइंड रुपेश राय, मजदूर बिगुल दस्ता का लीडर, मुख्य आरोपी है। सेक्टर 39 पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल ने पूरा खेल खोल दिया। अब यह खबर सिर्फ हिंसा का नहीं है, ब्रेन वॉश और कॉन्स्पिरेसी की थ्रिलर बन चुकी है। असल में शिकायतें तो लंबे समय से आ रही थी कि नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर हैं, सैलरी हाइक नहीं हो रही है, हरियाणा के मुकाबले कम पेमेंट, काम की घंटियां ज्यादा यानी कि टाइमिंग ज्यादा, सेफ्टी इश्यूज। लेकिन ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा। पुलिस को पता चला कि अप्रैल की शुरुआत से ही लेबर यूनियंस की मीटिंग हो रही थी, जहां बाहर के लोग मजदूरों को भड़का रहे थे। रुपेश राय जैसे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे थे और ये सब मिलकर के फैक्ट्री बंद कर दो। मैसेज क्या था? सब मिलकर के फैक्ट्री को बंद कर दो, अधिकार मांगो अपना। शिकायतें लोकल थी, लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर हाईजैक किया गया। मजदूरों का डर था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ने इसे हिंसा में बदल दिया। रुपेश के मोबाइल में ब्रेन वॉश का पैटर्न। रुपेश राय के मोबाइल से पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप चैट जो ब्रेन वॉश का पूरा पैटर्न दिखा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने रिकवर किया है 17 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां क्यूआर कोड शेयर करके हजारों को जोड़ा गया। चैट्स में साफ मैसेज दिए गए, लोगों को हथियार उठाने के लिए भड़काया गया, फैक्ट्रियां जलाने के भी मैसेजेस हैं। बाहर वाले सपोर्ट भी करेंगे और इसके भी मैसेज है। कौन कौन सपोर्ट करेगा इसका भी मैसेज है। रुपेश खुद इन ग्रुप्स में एक्टिव था, मजदूरों को ब्रेन वॉश कर रहा था कि सिस्टम उनके खिलाफ है, अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे। अप्रैल के पहले हफ्ते से मीटिंग्स प्लान की गई, बाहर के लोग शामिल हैं। फोन में प्रोवोकेटिव पोस्ट, ऑडियो मैसेजेस और यहां तक कि फंडिंग के सुराग भी मिले हैं। पुलिस कह रही है कि वो कोई साधारण चैट नहीं है, ये टूलकिट जैसी साजिश थी। योगी आदित्यनाथ ने देर रात हाई लेवल मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को ऑर्डर दिया, सख्त एक्शन लो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। सीएम ने साफ कहा कि बड़ी साजिश है, नक्सलिज्म को रिवाइज करने की कोशिश है, अर्बन नक्सल एलिमेंट शामिल है। यूपी पुलिस को जीरो टॉलरेंस का मैसेज साफ है। जो भी हिंसा भड़काएगा उसकी खैर नहीं। 350, 400 और उससे भी अधिक की ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। 7 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और अब पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। योगी का स्टाइल साफ है, मजदूरों का हक तो मिलेगा, लेकिन हिंसा करने वालों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी कहा कि इंस्टिगेटर्स को ट्रेस करो, सख्ती बरतो और एक एक को चुनो और जो अपराधी है उन्हें छोड़ना नहीं है, कूटो और जेल में। तेलंगाना और कर्नाटक से कनेक्शन। पुलिस जांच में बाहर के एलिमेंट्स का जिक्र आ रहा है और ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि रुपेश के चैट्स में तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ लेबर यूनियंस और एक्टिविस्ट के नाम भी उछल रहे हैं। वहां से सपोर्ट मिला है, मीटिंग हुई है और शायद फंडिंग तक का लिंक है। मजदूर बिगुल दस्ता का नेटवर्क देश भर में फैला है और नोएडा में इसे इस्तेमाल किया गया।
क्या स्टेटस से किया गया था ब्रेन वॉश? पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक में इन नंबर्स और आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है। थ्रिलर यह है कि कई गिरफ्तार लोग असल मजदूर भी नहीं थे, बाहर से आए थे, आउटसाइडर्स थे और इन्हें मजदूरों से कोई लेना देना नहीं था, बस दंगा भड़काना था। पाकिस्तान हैंडलर्स का शॉकिंग कनेक्शन और अब सबसे बड़ा बम, अब्रॉड से लिंक, पाकिस्तान से लिंक और कुछ रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में पाकिस्तान हैंडलर्स का नाम भी सामने आ रहा है। रुपेश के फोन और ग्रुप्स में ऐसे मैसेज मिले हैं जो विदेशी हैंडलर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाहर सपोर्ट मिलेगा, फॉरेन फंडिंग के सुराग मिले हैं। यूपी सरकार ने इसे बड़ी कंस्पिरेसी बताया है। नक्सलिज्म रिवाइज करने के लिए विदेशी ताकतें का यूज किया गया है, विदेशी ताकतों का, और इसमें एक्टिव है ये ताकतें। सीएम योगी ने साफ चेताया कि कोई भी अनारकी नहीं चलेगा। फॉरेंसिक टीम अब आईपी ट्रेसिंग, विदेशी नंबर्स और फंड ट्रांसफर की जांच कर रही है। क्या नोएडा हिंसा पाकिस्तान से लिंक थी? जांच अभी चल रही है, लेकिन सस्पेंस कम नहीं हो रहा है। हिंसा में कौन कौन नपा? अभी तक 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें रुपेश राय मुख्य आरोपी है। कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। मजदूर बिगुल दास्ता के मेंबर्स, व्हाट्सएप ग्रुप, एडमिन्स सब नपे जाएंगे। पुलिस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में जुटी हुई है। कई गिरफ्तार हो चुके हैं और लोग असल फैक्ट्री वर्कर्स नहीं थे, बाहर से भेजे गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल ये है, और बड़े नाम निकलेंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे मामले में बड़े नामों का भी इन्वॉल्वमेंट है? यूनियन लीडर्स, पॉलिटिकल कनेक्शन है। पुलिस कह रही है कि कोई नहीं बचेगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है और नई गिरफ्तारियां हो सकती है। कई पार्टियों का भी भंडा फूट सकता है। अप्रैल की शुरुआत से प्लान थी। व्हाट्सएप ग्रुप 2 दिन के पहले बनाए गए और क्यूआर कोड से लोग जोड़े गए, प्रोवोकेटिंग मैसेज भेजे गए, लोगों को प्रोवोक किया गया। रुपेश चैट में साफ लिख रहा था कि सबको भड़काओ, फैक्ट्रियां बंद करो, आग लगा दो, जलाओ सब कुछ। मजदूरों का दर्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन असली मकसद अराजकता फैलाना था, ना कि मजदूरों का हित का बात करना। पुलिस को सीसीटीवी, चैट्स और गवाहों से सबूत मिल रहे हैं। यह कोई लोकल इशू नहीं, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था। उपद्रवियों के मंसूबे फेल। योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल कमेटी बनाई है मजदूरों और इंडस्ट्रीज के बीच विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन हिंसा पर जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने साफ कहा कि मजदूरों को फेयर पे और सेफ्टी मिलेगी, लेकिन जो हिंसा करेंगे उनकी खैर नहीं। यूपी में इंडस्ट्री का माहौल खराब नहीं होने देंगे। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लोकल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। नोएडा की जनता और फैक्ट्री ओनर्स दोनों परेशान हैं। एक तरफ मजदूरों का हक, दूसरी तरफ हिंसा से नुकसान। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, सफाई साजिश पकड़ी गई है और अब सख्त एक्शन लेने की भी बात की जा रही है। हालांकि योगी सरकार ने एक्शन तो लिया है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार फेल है, लेकिन योगी का स्टैंड क्लियर है, कानून का राज चलेगा और जो विपक्ष चिल्ला रहा है वो भी नपेगा। बात अभी खत्म नहीं हुई है। रुपेश का फोन खुल गया है, लेकिन पूरा नेटवर्क तेलंगाना, कर्नाटक लिंक्स पाए गए हैं, अब्रॉड कनेक्शन भी पाए गए हैं। बिहार से आरजेडी के 2 प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती, इन दोनों ने जो किया है सोशल मीडिया पर, इन पर भी एफआईआर दर्ज होगी, इन पर भी कार्रवाई होगी, एक्शन लिए जाएंगे। इन दोनों ने फर्जी वीडियो वायरल करके लोगों को भड़काने की कोशिश की है। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या और शॉकिंग खुलासे होंगे? क्या बड़े चेहरे पकड़े जाएंगे? नोएडा हिंसा अब थ्रिलर बन चुकी है। योगी इन एक्शन, कोई नहीं बचेगा इन सब में। नोएडा की फैक्ट्रियों में भड़के हिंसा को केवल एक साधारण मजदूर आंदोलन के रूप में नहीं देखा जा सकता, और जो लेबर है, जो मजदूर है, जो एम्प्लॉय है किसी संस्था का, वो आगजनी करेगा। उसकी अपनी नौकरी की नहीं पड़ी है क्या? शुरुआती तौर पर यह मामला मजदूरों की वास्तविक समस्याओं को लगा। कम वेतन, लंबे काम के घंटे और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे लगे, लेकिन ये अब पूरी तरीके से साजिश और प्लान लग रहा है। चुनावी पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से ये विरोध अचानक व्यापक हिंसा में बदल गया, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस जांच में सामने आए हैं कि डिजिटल सबूत भी मिले हैं, खासकर व्हाट्सएप चैट्स, ग्रुप्स और मीटिंग्स की प्लानिंग, और इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में संगठित साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रुपेश राय के मोबाइल से कई इनपुट्स मिले हैं
और इनपुट ने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है और ये साफ दिखाई देता है कि कुछ लोगों ने मजदूरों के असली मुद्दों को एक बड़े हथियार की तरह बड़े एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया है। क्यूआर कोड के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ना, भड़काऊ संदेश फैलाना और फैक्ट्रियों को बंद कराने की रणनीति बनाना ये साफ दर्शाता है कि विरोध को सुनियोजित तरीके से हिंसा में बदलने की कोशिश की गई। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में किस तरह किसी भी आंदोलन को तेजी से प्रभावित और नियंत्रित कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मजदूरों की मूल समस्याओं को नजरअंदाज न किया जाए। अगर उनकी मांगों पर पहले ही प्रभावी तरीके से ध्यान दिया जाता तो शायद हालात इस स्तर तक नहीं बिगड़ते और इन मजदूरों का कोई इस्तेमाल नहीं करता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और इसलिए जरूरी भी है कि सरकार और प्रशासन एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। हालांकि सैलरी तो इनकी बढ़ गई है, लेकिन एक तरफ हिंसा और कानून दोनों, हिंसा भड़काने वाले, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ मजदूरों के अधिकार और उनकी समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया गया है। सरकार की ओर से सख्त रुख है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी ये दिखाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान यानी कि लंबे समय तक समाधान केवल दमनात्मक कार्रवाई से नहीं आएगा और इसके लिए इंडस्ट्री, प्रशासन और मजदूर संगठनों के बीच संवाद और विश्वास बहाली बेहद जरूरी है। साथ ही अगर बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की अगर बात कर ले, पाकिस्तान की कनेक्शन की अगर बात कर ले, जिसकी जांच चल रही है, लिंक भी कहीं मिले हैं, ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम बन गया है कि क्या कोई अपनी रोटी सेकने के लिए अपने देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर सकता है। नोएडा की घटना एक चेतावनी है कि सामाजिक और आर्थिक असंतोष को समय रहते संभालना कितना जरूरी है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।